I will be here. बीच-बीच में I will close this, so आप हमको नहीं देख पाएंगे. You can see my face, ठीक है. चलिए. So let us start the class. Okay. So let us start the class. Okay. So last lecture, have you gone through the last lecture? ठीक है. सुनाओ ना. नहीं है क्या? लास्ट लेक्चर क्या? प्लीज आप लोग अपना अपना माइक को म्यूट कर लीजिए. माइक को म्यूट कर लीजिए. एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक. प्लीज म्यूट योर माइक. आप मेरे को चैट के थ्रू बता दीजिए कि लास्ट लेक्चर हमने देखा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का. हमने जो लास्ट लेक्चर था दैट इज अराउंड सिलेबस डिस्कशन. ठीक है, जो हमारा लास्ट लेक्चर था सिलेबस डिस्कशन था. अभी हम डायरेक्टली टॉपिक पे आ गए हैं. ठीक है, आई एम जस्ट डायरेक्टली इन द टॉपिक की framing of the constitution. So this is the first lecture of Indian polity and constitution, that is known as framing of the constitution. क्या बोलेंगे हम? framing of the constitution. कि constitution कैसे बना, how we frame the constitution. उसको नीचे कर देते हैं. how we frame the constitution. constitution को हमने कैसे frame किया. So this is going to our first lecture, that is regarding framing of the constitution. Okay, so last class आपने attend किया था. नहीं अटेंड किया होगा तो आपको वीडियो मिल गया होगा, ऐप पे मिल गया होगा, यूट्यूब पे मिल गया होगा. फर्स्ट लेक्चर क्या क्या सिलेबस में हमको किस हिसाब से सिलेबस पढ़ना था हमें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का. बिकॉज हार्डली वी हैव रेप्ट विद 50 डेज. बहुत कम टाइम बचा है, तो कम टाइम में हमको अगर कवर करना है सो वी नीड टू गो थ्रू वेरी थरो मैनर में जाना है. तो चलिए, सो दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं बिकॉज समथिंग इसमें कुछ चीजें आपको स्लाइड्स में दी हुई हैं एंड कुछ चीजें दैट आई विल मेक यू राइट डाउन राइट नाउ हियर ओनली. आपको लिखना है, अभी लिखना है. ठीक है, अभी लिखना है. अगर कॉपी पेन लेके बैठिए, कुछ लिखना है. कुछ स्लाइड्स में सारी चीजें स्लाइड्स में नहीं, कुछ चीजें हम बताएंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देते हैं रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द प्री ब्रिटिश इंडिया एंड द कॉलोनियल इंपैक्ट. क्या है, अब देखो 1947 के पहले 90, बिकॉज कुछ हम बैकग्राउंड में आपको हिस्ट्री में लेके जाएंगे, उधर से फिर यहाँ पॉलिटी शुरू होती है. बिकॉज हिस्ट्री का एंड वहां से और इधर से पॉलिटी शुरू कह लीजिए एक तरह. द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज अंडर ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1858 तो नहीं, 1858 में तो था. फ्रॉम 1600 ऑनवर्ड्स, 1608 के ऑनवर्ड्स से इंडियन सबकॉन्टिनेंट पूरा ब्रिटिश रूल में था. और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंट्रोल द लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, बिकॉज 1858 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है मैंने स्लाइड में, बिकॉज 1857 गवर्नमेंट जो एक्ट आया था जिसको क्वींस प्रोक्लेमेशन भी बोलते हैं, उसके बाद से जो इतना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था, जितने भी लॉ पास होते थे, तो वो कहाँ पे आते होते थे? आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होते थे. ठीक है, गॉट 1858 57 का इफेक्ट था कि जो लॉ पास होते थे 1857 के बाद, जो क्वींस प्रोक्लेमेशन में एक्ट पास हुआ था कि कहाँ पे लॉ पास होंगे. लॉ आपके पास होंगे कहाँ पे? ब्रिटेन पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपके लॉ पास होंगे. ठीक है, थोड़ा सा समथिंग हम बैकग्राउंड में लेके चलना है, फिर आपको चीजें पढ़ाऊंगी. यस यस गोटक, आपने कुछ पूछना है? यस, यू हैव रेज्ड योर हैंड. यस, और नीड टू ऑफ लेस ऑडिबल. ठीक है, हाँ या गोटक पूछिए. सर साउंड उतना नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे, अच्छा से सुने नहीं दे रहे. अभी तो मेरे यहाँ नेटवर्क तो ठीक ही आ रहा है, आपके यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, बट कोई नहीं है. अगर जो चीज मिस हो जाएगा तो आप बाद में देख लेना, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, वहां से देख लेना. ठीक है, चलिए. यहाँ में साउंड बढ़ाने के लिए ढूंढ रहे, नहीं मिल रहे हमको ना. तो वो बाद में आप बाद में पूछेगा. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट बैकग्राउंड. ठीक है, सो दूसरा आता है जो हम इसमें इस स्लाइड्स में हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या 35, ये भी बहुत सारा सोर्स है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. ये बेसिकली हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे. बिकॉज अब जो गवर्नमेंट, बिकॉज जो 1935 का एक्ट था, ये वाज प्रोवाइडेड अ ब्लूप्रिंट फॉर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और इसके थ्रू भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की जाती हैं. ठीक है, आगे देखिए. तो सबसे पहले मैं आई विल मेक यू टू आई विल टेल यू सम काइंड ऑफ स्टोरी. ठीक है, इट वाज अ पीरियड की वर्ल्ड वॉर 2 का पीरियड चल रहा था. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 का पीरियड चल रहा था.
वर्ल्ड वॉर टू का पीरियड चल रहा था एंड ब्रिटिशर्स बोले इंडियंस को कि गांधी, नेहरू, पटेल एंड जितने भी जो हमारे सीनियर लीडर थे उस टाइम के, जो फ्रीडम स्ट्रगल के, इनको बोला कि आप हमारी हेल्प करिए वर्ल्ड वॉर में। तो लीडर्स ने बोला कि आप हेल्प में हमको क्या देंगे, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे। ऐसा हिस्ट्री में कुछ कुछ पढ़ते हैं हम लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? यस, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को आई विल मेक राइट सी। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? यस, कोई बताएगा? एनीवन प्लीज? थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन भी रखते जाएंगे। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? A body of a fundamental principle. सॉरी? A body of a fundamental principle. बॉडी According ऑफ to ए फंडामेंटल प्रिंसिपल। यस, वेरी गुड। और कोई? एनीवन एल्स? और क्या बोलें? और कोई बताएगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए, तो बॉडी ऑफ, सो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। यस, वेरी गुड, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ठीक है, थोड़ा सा आप मेरे साथ समझिए। सो लेट सपोज आपकी, अभी इसको साइड में रखते हैं, आपकी बुक भी है, आपके पास एक कोई कॉपी है। लेट सपोज ये भी एक डॉक्यूमेंट है, कह लीजिए ये भी, ये स्लाइड्स बनाई, ये पीपीटी बनाई, दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। सो वेदर दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, whether that is not a constitution, ठीक है। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगर डेफिनेशन लिखना हो तो पहले आप, अगर पहले लिख लेते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? लिखिए, a constitution is a set of rules, a constitution is a set of rule, a constitution is a set of rule which is having special legal sanctity, ठीक है। सेट ऑफ रूल या डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, विच इज हैविंग स्पेशल लीगल सैंटिटी। इस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए, विच इज हैविंग स्पेशल लीगल सैंटिटी। बात को समझिए, स्पेशल लीगल सैंटिटी मींस कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज हैविंग स्पेशल लीगल सैंटिटी, मींस कि इट इज ऑथराइज्ड बाय द लॉ, ठीक है। डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास, आपकी किताब भी डॉक्यूमेंट है, मेरे पास भी बुक है, दैट इज आल्सो डॉक्यूमेंट, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सर्टेन डॉक्यूमेंट विच इज हैविंग स्पेशल लीगल सैंटिटी। गॉट द पॉइंट? ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन है। वैसे ये पूछता नहीं है डेफिनेशन, बट फिर भी हमें पता होनी चाहिए डेफिनेशन ये क्या है। दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Documents, so we have an n number of a document. So out of this n number of a document, constitution is a special document which is having a special legal sanctity. एक legal sanctity means पवित्र document है। जैसे constitution is a पवित्र, sanctity means एक पवित्र बुक है, constitution किताब एक पवित्र document है जिसके हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी। मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, जिसके हिसाब से द गवर्नमेंट विल फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो आपका जो गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन करेगी, जो आपकी जो गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन करेगी, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंक्शन करेगी। गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ नहीं करेगी। एवरीथिंग इज रिटन ब्लैक एंड व्हाइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू विच व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, in that manner the government have to work। समझ में आया? ठीक है। सो सुप्रीम कौन हुआ? हु इज सुप्रीम? गवर्नमेंट सुप्रीम हुआ, कोर्ट सुप्रीम हुआ, या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हुआ? यस, हु इज सुप्रीम? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब एक, जैसे जनरली पूछते हैं, एक गवर्नमेंट और गवर्नेंस, बहुत लोगों का पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा होगा, तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है? डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस? यस, बताइए। एनी आइडिया? ठीक है,
नहीं पता, चलिए हम बताते हैं अब, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट को वी कैन से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज क्या है, स्ट्रक्चर, एंड गवर्नेंस इज क्या है, गवर्नेंस इज क्या है, फंक्शन। ठीक है, आपको अगर दो वर्ड में कोई पूछे तो गवर्नमेंट इज अ स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस इज अ फंक्शन। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है ना, आपका पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, फिर सीएम है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। सो दिस इज एन स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट इज मेंशन्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन कि देयर शैल बी अ पीएम, देयर शैल बी अ सीएम, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट। दिस इज अ स्ट्रक्चर, ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। जैसे अभी किसी की सरकार है, गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, कभी कांग्रेस गवर्नमेंट है। एंड गवर्नेंस, what this government is performing, that is गवर्नेंस। सो ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर है। देखिए, बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो आपको बहुत सारी बुक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, बट आई विल मेक सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आल्सो, कि जो आपने पॉलिटी में कई बार हो सकता नहीं पढ़ा होगा या इग्नोर किया होगा। ठीक है, ऐसा कोई चीज तो नहीं है दैट इज नॉट अवेलेबल, बट जनरली हम नोट्स में पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजों को, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन को हम स्किप कर देते हैं, तो उस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। तो अब जो मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि ठीक है, वी विल मेक यू ए फ्री आफ्टर वर्ल्ड वॉर, वी विल मेक यू ए फ्री, ठीक है, बट तो अगर आपको फ्रीडम दे दिया टू रन ए कंट्री, हमको क्या चाहिए होता है, देश को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, देश को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, देश को चलाने के लिए आपको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, और वो तो आपके पास है नहीं। देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए या लॉ होना चाहिए, वो तो आपके पास है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके पास, लॉ फ्रेमवर्क तो है नहीं कुछ। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब ये लोग को लॉ बना नहीं पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं पाएंगे, या ऐसा जो भी इनका सोच रही होगी। बट माइंड दिस, अभी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट, वो तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो फिर ब्रिटिश, अब तो लॉ कौन बनाता है, लॉ बनाता है आपका इलेक्टेड मेंबर्स, लोग लॉ बनाते हैं। तो उस टाइम पे तो इलेक्शन भी नहीं हुआ था, जब इलेक्शन नहीं हुआ था तो फिर लॉ कौन बनाए। तो वहां पे उस टाइम पे जो प्रोविंशियल असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे, उसके मेंबर्स पार्ट बने थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क किया था। आगे पढ़ते हैं, इसको देखिए। अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है जो मैं आपको सबसे पहले यहीं पे बताता जाऊंगा, वो आप गैदर करते जाइएगा और अभी अपने दिमाग में बिल्कुल से बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या है, व्हाट इज द जॉब ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हाट इज द जॉब, द जॉब ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जो डिमांड किया, एम.एन. रॉय's प्रपोजल। एम.एन. रॉय वाज द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो सकती है। एम.एन. रॉय कौन थे, फर्स्ट थे जो प्रपोजल किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इन 1934। अभी देखिए, अभी 1947 में देश आजाद हुआ, एंड अडॉप्टेड बाय आईएनसी। आईएनसी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी कब फॉर्म हुआ था, ठीक है, अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, वैसे सुन लीजिए, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था। The demand for an independent constitution become louder after the World War II। देखिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मीन्स सुगबुगाहट होने लगी, आग लग गई, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के फिनिश होने के बाद एकदम तेजी से स्पीड तेज हो गई कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें हम ज्यादा नहीं करेंगे। द ऑगस्ट ऑफिस ऑफर एंड क्रिप्स मिशन भी है, ये भी इससे रिलेटेड है, बट इस पे ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बिकॉज स्टेफर्ड क्रिप्स को दैट वाज अ फेल्ड मूवमेंट। ठीक है, ऑगस्ट ऑफर एंड द क्रिप्स मिशन फेल्ड देयर अटेम्प्ट, August offer and Cripps mission failed their attempt and win the Indian support during the World War II. ठीक है, it led the Quit India movement in 1948, pressuring the British government to engage further। तो ये थोड़ा हिस्ट्री का रिलेटेड टॉपिक है, इससे नहीं मिलता जुलता है, तो इसको हम यहाँ पे ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये भी बट कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। सबसे पहले कहानी शुरू होती है यहाँ से आपकी कैबिनेट मिशन से, जो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये चीज, ये देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको मार्क करता जाऊंगा। तो कैबिनेट मिशन का जो सबसे पहले कहानी शुरू होती है, कैबिनेट मिशन प्लान
आया आपका 1946 में एंड एम टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला फ्रेम इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसीजर रखा। इट प्रपोज्ड द यूनियन इंडिया विद द पावर टू डिवाइड बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस एंड लेड टू द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैसे प्रपोजल किया कि जो यूनियन गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट और प्रोविंशियल बोले तो जो स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट बनाएंगे, कैबिनेट मिशन प्लान। डायरेक्टली इसका ईयर पूछ लेगा तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुआ था। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शुरू होगा, जैसे अभी अभी आगे प्रेजेंट डे में सिचुएशन देखें तो लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? अभी लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? यस, एनीबॉडी विल आंसर? एग्जीक्यूटिव। गलत बोल रहे हो, लॉ मेकिंग कहाँ है, एग्जीक्यूटिव? सर जो पार्लियामेंट में एमपीस लोग और स्टेट में एमएलए लोग। हाँ या वेरी गुड। ठीक है, अभी जो आपकी हाँ या पार्लियामेंट, ठीक है, अभी जो लॉ मेकिंग बॉडी है दैट इज क्या है? पार्लियामेंट। अब इसको समझना, ध्यान से समझना केयरफुली। पार्लियामेंट में कौन लोग बैठता है? पार्लियामेंट में एक तो दो हाउस है, अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट में एक है लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो यहाँ पे कौन बैठता है? यहाँ पे एमपी, यहाँ भी एमपी बैठते हैं। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है इलेक्शन में। तो जो लोकसभा और राज्यसभा में जो एमपी बैठते हैं, दे मेक अ लॉ, दे फ्रेम अ लॉ। यहां तक बात समझ में क्लियर? ये लोग लॉ को फ्रेम करते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा में एमपी होते हैं। तो ये लोग आते कैसे हैं? फ्रॉम वेयर दे कम? एमपी और जो एमएलए कहां से आते हैं? दे आर इलेक्टेड बाय अस। ठीक है, वैसे जो लोकसभा के हैं डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। आपने दिया है लोकसभा इलेक्शन में आप लोग ने पार्टिसिपेट किया होगा, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो जो जैसे अभी 2014 में इलेक्शन हुआ था, व्हेन फर्स्ट टाइम मोदी बिकम प्राइम मिनिस्टर, फिर आई थिंक 2019 में हुआ, फिर 24 में हुआ। ठीक है, तो ये दैट इज अ लोकसभा। ठीक है, तो ये लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, ये लोग लॉ को बनाते हैं। क्लियर हुई बात? ये लोग लॉ को बनाते हैं और वो पार्लियामेंट इसको इनैक्ट करती है प्रोसीजर। तो ये लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो सेम वे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, वो उसका जॉब क्या था उस टाइम पे? व्हाट इज द जॉब ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? द जॉब ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन या बोले लॉ। क्या जॉब था? टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ बनाना उनका काम था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले मेंबर का। ठीक है, तो अब देयर इज अ प्रॉब्लम कि या फिर इनके लिए क्या करें? इलेक्शन कराएं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के लिए। ये तरीका था कि आप डायरेक्ट इलेक्शन करा लीजिए और तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर इलेक्ट हो जाए, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को या लॉ को बना दें, या फिर ये हो सकता था। सो इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन प्रोसेस इज अ कम्बरसम प्रोसेस। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ज्यादा आपको लॉजिस्टिक वगैरह लगेगी अगर आपको इलेक्शन कराना है, बहुत ज्यादा आपको लॉजिस्टिक लगेगी आपको अगर इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कराने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्टोरल रोल चाहिए। ठीक है, इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, मींस कि जिसमें आपका नाम लिखा होगा कि ये वोट दे सकते हैं। दैट इज एक मिनट चार्जिंग में लगा दूं, बैटरी यस ओके। सो इलेक्टोरल रोल चाहिए, तो बहुत कम्बरसम प्रोसेस था। और उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन थी हार्डली अराउंड कह लीजिए 20 to 30 करोड़, ये अप्रॉक्स पॉपुलेशन थी। सो 20 से ये 1946 के अराउंड 45-46 के अराउंड की बात कर रहा हूं मैं। तो 20 से 30 करोड़ पॉपुलेशन का इलेक्टोरल रोल कराना, इलेक्शन कराना, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो जो हमारे जो इंडियन मेंबर्स थे या कह लीजिए उस टाइम के जो लीडर्स थे, और हमको दूसरा तरीका क्या रखना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोसेस को भी क्या रखना था, बहुत ही डेमोक्रेटिक। मींस डेमोक्रेटिक मतलब पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हमको ये भी रखना था। ठीक है, बिकॉज डेमोक्रेसी वाला कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो ये भी रखना था। तो दूसरा तरफ तो दो पॉइंट आए, हम इलेक्शन भी नहीं करा सकते थे और जो प्रोसेस है, प्रोसेस को डेमोक्रेटिक रखना था। तो हमने क्या किया, हमने
इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन कराया, ठीक है। जैसे अभी स्टेट्स होते हैं, अभी आप उसको समझिए, जैसे अभी स्टेट्स हैं कि नहीं है, स्टेट्स अभी कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, अभी कितने स्टेट्स हैं भाई, ये तो हम नहीं बताएंगे जो भी है। अभी स्टेट्स में एमएलए होते हैं, स्टेट्स में एमएलए होते हैं एमएलए, यस। तो एमएलए को कौन इलेक्ट करता है, पब्लिक, ठीक है। तो उस टाइम भी जो प्रोविंशियल में जो एमएलए लोग थे, एमएलए लोग ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट किया, तो ये कैसा मेथड हो गया, ये एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले मेंबर्स का। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले मेंबर का इलेक्शन का मेथड कैसा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले मेंबर का इलेक्शन का मेथड कैसा था, यस, डायरेक्ट मेथड था या इनडायरेक्ट मेथड था, Indirect. इनडायरेक्ट मेथड, ये समझ में, दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड। सो अब इलेक्शन हुआ, ठीक है, और कुछ मेंबर्स चुन के पहुंचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिसंबर में फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। टोटल कितने मेंबर थे, देयर इज टोटल 389 मेंबर रिप्रेजेंटिंग प्रोविंस मतलब स्टेट जैसे उस टाइम पे, एंड उस टाइम पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे। प्रिंसली स्टेट समझ रहे हैं, वहां पे ब्रिटिश का ज्यादा कंट्रोल नहीं था, दे वर गवर्न्ड बाय ओन, बट वो फ्रीडम के बाद इंडिया में ही जुड़ गए थे। तो टोटल मेंबर कितने थे, 389 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, 389 मेंबर थे, ये भी आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, प्रिंसली स्टेट प्रोविंस में। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहां तक क्लियर हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए ये द स्लाइड इज लुकिंग शॉर्ट, बट जो एक्सप्लेनेशन है ये डिटेल में, ठीक है। सो जैसे कई लोग नोट्स मांगते हैं, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, दैट इज नॉट एन इशू, बट ट्राई टू अटेंड अ लेक्चर ऑन द रेगुलर बेसिस, ठीक है। अब देखो, अब मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो डिफरेंट कमिटी, डिफरेंट एरिया से आए थे। द असेंबली कंप्राइज्ड ऑफ द मेंबर इंक्लूडिंग वेरियस बैकग्राउंड, कुछ लॉयर्स थे उसमें, इंटेलेक्चुअल्स थे, फ्रीडम फाइटर लाइक जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, ये सब मेंबर्स थे। तो कह सकते हैं द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर फ्रॉम, क्या है, डाइवर्स बैकग्राउंड से मेंबर थे आपके, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, दे आर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें वही सिंपल है, दिस इज नॉट ज्यादा डिटेल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने शुरू किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज, ये क्वेश्चन जनरली पूछे था, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेहरू इन 1946। इट आउटलाइन द एम और द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक चीजें रहेंगी, दैट इज सॉवरेनिटी, इक्वलिटी, जस्टिस। ये जब हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल से, हर एक वर्ड को डिटेल से, इस की पॉइंट्स को, दीज आर द की पॉइंट्स, ठीक है। ये इवेंट्स है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये और ड्राफ्ट, ये इतना वो नहीं है। अब देखिए, अब देखिए, अब थोड़ा सा आप सुनिए, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, इलेक्शन हो गया, ठीक है, इलेक्शन हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर आ गए, पहुंच गए, मान लीजिए उन्होंने इस पार्लियामेंट में पहुंच गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसीजर शुरू हुआ, व्हाट द पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसीजर शुरू। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जब प्रोसीजर शुरू हुआ, तो अब यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप उसको याद रखिएगा। तो इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई, कब हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946। पहली मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को इनकी क्या हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई, 9 दिसंबर 1946 की फर्स्ट मीटिंग हुई। दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर। अब इसमें क्या है, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया, ठीक है, बिकॉज ये लोग अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाते। देखिए एक बात और है, पहले बहुत दिन बात चली कि साथ में कॉन्स्टिट्यूशन बने, बट मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया, तो फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया कि इंडिया अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। तो नहीं सर, 11 दिसंबर 1956 नहीं हुआ था क्या, प्लीज, हाँ बता रहा हूँ, उधर पे आ रहा हूँ, प्लस सुनिए, पहले पूरी बात को सुनिए। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर को हुई,
तो एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट जिसको इलेक्ट किया गया, उनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। फिर इसके बाद 2 दिन बाद इनकी सेकंड मीटिंग हुई, दैट इज 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग हुई, और यहां पे जो प्रेसिडेंट चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया। सो हु इज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट? कौन हुआ पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट? कौन हुआ? या प्रेसिडेंट बोले या चेयरमैन बोले? टेम्परेरी चेयरमैन कौन हुआ? हु इज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यस, सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट मीटिंग कब हुई? फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946, ठीक है। फिर इसके बाद आफ्टर टू, और ये ऐसा था कि अब इसमें सबसे सीनियर मोस्ट को एक कह लीजिए कि कस्टम है या प्रैक्टिस है कि सबसे सीनियर मोस्ट को हम प्रेसिडेंट, वो चेयरमैन बना दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये फ्रेंच प्रैक्टिस है, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर अगेन मीटिंग हुई। अब इसमें जो परमानेंट प्रेसिडेंट है या परमानेंट चेयरमैन, वो किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं पूरा नहीं लिख रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम अ परमानेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये तो सबसे पूछते हैं, और एक जो इंपॉर्टेंट है, एक नाम और याद रखिए आप, एच.सी. मुखर्जी। याद रहेगा, एच.सी. मुखर्जी को क्या बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी को आपको बनाया गया, एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। ये जनरली मिस कर देते हैं, ये एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम ऐसे जनरली लिखते हैं, बनाया गया, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या बनाया गया? वाइस प्रेसिडेंट बनाया। इतना यहां तक याद है? यहां तक कोई डाउट है? 2 डेट जो आप मेरे से पूछ रहे हो, 9 और 11 में कंफ्यूज मत होइए। फर्स्ट मीटिंग 9 को हुई थी, सेकंड मीटिंग 11 को हुई थी। इसमें कंफ्यूज मत होइए आप बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। किसी ने मैसेज टाइप किया था सर 11, हाँ 11 भी है, मुझे पता है 11 है। सेकंड मीटिंग 11 को हुई है, जिसमें परमानेंट चेयरमैन या प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और पहला कौन है? पहला कौन है? पहला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सर नाउ क्लियर, ओके, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूज मत होइए ना। आप थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बिकॉज मैं बिल्कुल फास्ट जा रहा हूँ, बट फिर भी इतना फास्ट नहीं जा सकता कि मैं बिल्कुल फास्ट चला जाऊं, बिकॉज हमको सबको टैकल करके चलना है, सब बच्चों को लेके चलना है, सारे स्टूडेंट्स को लेके चलना है, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट क्लियर हुआ कौन है? एच.सी. मुखर्जी, बिकॉज जनरली वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते। और फिर लेटर 2 प्रेसिडेंट और आए थे, जो उसमें वी.टी. कृष्णाचारी और ये भी ऐड हुए थे, बट इतना डिटेल में अब नहीं समझना। आप देखो, अब देखो, अब यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब समझते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को समझते हैं हम, ठीक है। अब I told you कि this is one of the oldest, lengthiest constitution of the world, ठीक है। तो अब चेयरमैन कौन हुआ आपका? चेयरमैन कौन हुआ? चेयरमैन सीएम, ये मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये चेयरमैन हुआ। अब टोटल कितने? अराउंड 300 प्लस 389 मेंबर थे। मतलब कह लो कि 89 मेंबर पूरे थे हमारे। अब इनको टास्क दिया गया कि भैया यू हैव टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अभी ड्राफ्ट बनाना है। तो अब लेट सपोज, अब कॉन्स्टिट्यूशन तो कितना लंबा है, देयर इज सेवरल पार्ट, वो भी उस टॉपिक पे आएंगे, बिकॉज हम जब पहला लेक्चर और करेंगे इसके बाद, तो उस टॉपिक पे आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत लंबा है, तो हमने जो ड्राफ्ट बनाया तो इन लोगों ने मिलके बनाया, ठीक है। अब तो उसके लिए क्या करिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या स्कूल में कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है? 1-2 लोग आंसर करती है यस या नो, फिर मैं आगे बढ़ूं। यस किया है, वेरी गुड, ठीक है। किसने किया है? यस, ठीक है, फेस्ट ऑर्गेनाइज किया होगा, वेरी गुड, वेरी गुड।
तो अब फेस्ट ऑर्गेनाइज किया होगा तो उधर क्या करते हैं, वो उसी तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आपने फेस्ट ऑर्गेनाइज किया तो क्या एक ही इंसान सारा काम कर लेता है? तो वहां पे क्या करते हैं, वी डिवाइड द वर्क या वी डिवाइड द टास्क टू द डिफरेंट कमिटीज। समझ गए? लेट सपोज कि एक को दे दिया तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का काम है, दूसरे को दे दिया तुम्हारा फाइनेंस का काम है, तीसरे को दे दिया तुमको जो गेस्ट आएंगे उनको हॉस्पिटैलिटी का काम है, एक को दे दिया कि तुमको जो फेस्ट में जो फूड होगा उसको ऑर्गेनाइज करने का काम है। ठीक है, सो ये डिफरेंट, हमने वी हैव डिवाइडेड द टास्क टू डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज। ये देखा है ना आपने? यस या नो? बताइए। Yes, sir. ओके, तो इसी तरह जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस हुआ, मेन चेयरमैन तो ये हो गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट हमने इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए डिफरेंट कमिटीज में डिवाइड कर दिया लोगों को, और कमिटीज का एक एक इंसान को हेड बना दिया। अब कमेटी का काम क्या है? व्हाट इज द जॉब ऑफ कमेटी? कमेटी का काम है कि आप इस टॉपिक पे रिसर्च करिए, जैसे लेट सपोज कोई फंडामेंटल राइट है या उसके उस टॉपिक पे रिसर्च करिए और अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करके ड्राफ्टिंग कमेटी को दीजिए तो कंपाइल करेगा। तो इस तो कुछ मेजर कमेटी बनी और कुछ माइनर कमेटी बनी। ठीक है, कुछ मेजर कमेटी बनी और कुछ माइनर कमेटी बनी। उसके बारे में अभी एक एक करके हम सब पढ़ते हैं डिटेल में कि कौन सी मेजर कमेटी थी और कौन सी मेजर कमेटी थी और कौन सी आपकी माइनर कमेटी थी। अब जो मेजर कमेटी है वो क्या है, वो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेजर कमेटी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक मिनट, यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं? Yes, sir. ठीक है, ट्राई करिए, साथ साथ देखिए कि बाद में कोई लेक्चर जनरली देखता नहीं, लेक्चर लंबा हो जाता है तो जनरली बाद में देखता है, टाइम बहुत कम बचा है। तो कुछ मेजर कमेटी, अब यहां तक समझ में आया कमेटी और टास्क समझ में आया कि कमेटी को क्या क्या टास्क दे दिया गया था। ठीक है, तो मेजर कमेटी में पहला, आप इसमें हम लोग लिखते हुए चलते हैं, थोड़ा सा लिख भी देता हूं मैं आपको। मेजर कमेटी में पहली कमेटी है आपकी यूनियन पावर कमेटी। एक मिनट, लैपटॉप पीछे किसका? यूनियन पावर कमेटी पहली कमेटी है, यूनियन पावर कमेटी। इसके जो चेयरमैन थे इस कमेटी के, कौन थे? पंडित नेहरू। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी, नेहरू जी। यस, वेरी गुड, आंसर भी कर रहे हैं आप लोग। इसके कमेटी के चेयरमैन थे नेहरू जी। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं लिखा हो तो प्लीज लिख लीजिए, जिसके पास अगर नोट्स लिखा हो, ऐसे नोट्स में भी मिल जाएगा, बट प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ याद करते चलिए जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है। ठीक है, दूसरा है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दूसरा है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके भी जो चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन भी नेहरू है। ठीक है, आप कई बार कंफ्यूजिंग होती है। यस, वेरी गुड, जो भी आंसर कर रहे हैं वेरी गुड, थैंक यू। इसके भी जो चेयरमैन है आपके नेहरू है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, तीसरा है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तीसरा है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है आपके, हाँ, ये सरदार पटेल। ठीक है, ये आप नोट करते चलिए। ठीक है, बिकॉज अभी जो हमें लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट है उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, सरदार पटेल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, नेक्स्ट है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी। जो इसके चेयरमैन कौन है? यस, वेरी गुड, कौन आंसर करेगा? यस, वेरी गुड, अंबेडकर। ठीक है, हाँ ठीक है, इसके चेयरमैन अंबेडकर जी थे। ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ कमेटी है, देखिए नेक्स्ट कमेटी है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। लिख लीजिए, एडवाइजरी कमेटी ऑन
फंडामेंटल राइट, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है, एंड एक्सक्लूडेड एरिया। इसके भी चेयरमैन है कौन आपके, इसके भी चेयरमैन कौन है आपके, सरदार पटेल। बिकॉज हाँ ये याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके भी चेयरमैन है सरदार पटेल, ठीक है। अब इस कमेटी के अंदर 5 और सब कमेटी थी, ठीक है, इस कमेटी के अंदर 5 और क्या थी, सब कमेटी थी। याद रहेगा कितनी सब कमेटी थी इस कमेटी के साथ, 5 सब कमेटी थी इस कमेटी के साथ। तो इसमें एक कमेटी है फंडामेंटल राइट सब कमेटी, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए। ये फंडामेंटल राइट के मेन कौन थे, सरदार पटेल। जो फंडामेंटल राइट, जैसे क्वेश्चन पूछेगा फंडामेंटल राइट के सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे, फंडामेंटल राइट के जो सब कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, जेबी कृपलानी है ना। अब क्वेश्चन, हाँ जेबी, ये हम जो ये इस कमेटी के जो 5 सब कमेटी थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा एक और जो इंपॉर्टेंट है, लिखिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया, नॉर्थ ईस्ट लिख लीजिए इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम, ट्राइबल एरिया एंड असम ठीक है। पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी, ये पूरा इसका नाम पार्सली एक्सक्लूडेड सब कमिटी। इसके चेयरमैन कौन थे, आई थिंक इनका नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ इनका नाम आप याद रखिएगा, गोपीनाथ बारदोलोई, ठीक है। इनके नाम पे गुवाहाटी एयरपोर्ट भी है, उसको आप याद कर सकते हैं, इनके नाम पे क्या है, गुवाहाटी एयरपोर्ट है, तो इसको आप याद करके रखिएगा, ठीक है। अब और बस इतना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कमेटी आती है, ठीक है। ये तो 5 इसकी सब कमेटी है। अब बस इसमें दो इतना ही इंपॉर्टेंट था, और अब आगे आइए आगे लिखते हैं, नेक्स्ट राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट जो कमेटी है रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, ठीक है। जो नेक्स्ट कमेटी है आपकी, रूल्स एंड प्रोसीजर, वो नेट थोड़ा स्लो हो रहा है, कैमरा बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेटी है रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी। इसके चेयरमैन कौन है, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस, इसके चेयरमैन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यहां तक क्लियर हो, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब फिर एक और कमेटी है, लिख लीजिएगा, स्टीयरिंग कमेटी, इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इतनी कमेटी आपकी इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस कमेटी, ठीक है। यस क्लियर हुआ, इतनी कमेटी, इतनी जो मेजर कमेटी है ये इतनी इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखनी है। चलिए अब आते हैं हम जो इंपॉर्टेंट माइनर कमिटीज में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आपकी इंपॉर्टेंट माइनर कमिटी में, ये याद रहेंगे, ये दिस कमिटीज यू हैव टू रिमेंबर। आपके ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कमिटीज को याद करना ही है। अब नेक्स्ट आते हैं हम माइनर कमिटी में, किसमें आते हैं, नेक्स्ट आते हैं माइनर कमिटी में, ठीक है। बिकॉज मेजर तो जनरली सब लोग याद रखता है, पता लगा क्वेश्चन माइनर से आ गया, माइनर कमिटी से, तो हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट आते हैं हम आपके माइनर कमिटी में, ठीक है। माइनर कमेटी, ठीक है। माइनर कमेटी में जो पहली कमेटी है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी,
माइनर कमेटी में Finance. फाइनेंस एंड स्टाफ। इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी मींस कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो कुछ खर्चा तो होगा ना फाइनेंस मैनेज करने के लिए, उसकी फाइनेंस कमेटी। नेक्स्ट है क्रीडेंशियल कमेटी। क्रीडेंशियल कमेटी, इसके चेयरमैन कौन है? अलादी वो नंबर जो इधर दाइल का तो नहीं वो अलादी कृष्ण स्वामी नहीं बोलेगा तो फोन आन मिला दे तुम अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, कृष्ण स्वामी, पूरा नाम कृष्ण स्वामी अय्यर है, याद रखिएगा। ठीक है सर, ये क्या है? क्या है? क्रेडेंशियल कमेटी। क्या आलू लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अलादी। कृष्ण स्वामी। क्या हो गया? साउंड नहीं आ रहा है। और लिखी है सर जी, ये बहुत सही बात बोला है। क्या क्या सही बात बोला है? सर, आपका राइटिंग जो क्लियर नहीं है ना। राइटिंग को थोड़ा सा क्लियर कर ओके दीजिए ना सर, और सही बात है वो ना। ओके ओके, हम्म। एक्चुअली मैं लिख देता हूँ इसको। आपको ये साउंड भी नहीं आ रहा एक्चुअली सर, क्या हो गया? नया नया वो राइटिंग पैड है ना, राइटिंग पैड नया बिल्कुल है, फिर इसमें तो स्लिप हो रहा है, पुराना वाला हो रहा है ना, तो स्लिप हो रहा है। लिख देता हूँ कृष्ण स्वामी की स्पेलिंग लिख देता सर लेफ्ट हो गया। हूँ। नहीं नहीं, हमने लेफ्ट हो है। अलादी अलादी पूरा पूरा नाम अलादी अलादी कृष्ण कृष्ण स्वामी स्वामी अय्यर। अय्यर। क्रेडेंशियल कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वामी है। अब लिख दिया, समझ में आ गया? क्या हो गया? कुछ साउंड नहीं आ रहा है। नेटवर्क, हाँ यस, चलिए। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, ये इस कमेटी के चेयरमैन है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट कमेटी है ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी। नहीं नहीं, एक और है, हाँ सॉरी, एक और भूल गया, हाउस कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। हाउस कमेटी, हाउस कमेटी, ठीक है। हाउस कमेटी, बिकॉज जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं ना, इनको नहीं पढ़ते। हाउस कमेटी, इनके चेयरमैन है पट्टा भाई सीता रमैया। लिखिए, पट्टा भाई सीतारमैया नहीं है। BHI है ना, सीता SITARAMAYA, पट्टा भाई सीता रमैया। हाँ, पट्टी भाई या पट्टा भाई कुछ भी पढ़िए, सीता रमैया, ठीक है। ठीक है, पट गया। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। ठीक है, लास्ट है, लास्ट लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ
बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, इसके चेयरमैन है डॉक्टर के.एम. मुंशी। कौन है? डॉक्टर के.एम. मुंशी। देखिए, इसको चाहते तो आपको पीपीटी में भी दे सकते थे, बट मैं चाह रहा हूँ इसको लिखो, बिकॉज कुछ चीजें हैं कि जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट यू नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, डॉक्टर के.आर. मुंशी इसके चेयरमैन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने, बताया कि नहीं बताया? ड्राफ्टिंग कमेटी के बी.आर. अम्बेडकर है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, यस, ड्राफ्टिंग कमेटी के बी.आर. अम्बेडकर है चेयरमैन। ठीक है, और इसमें 6 लोग और थे, 6-7 लोग और थे तो इनके ड्राफ्टिंग कमेटी में, इनके साथ 6 लोग और थे, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाला स्वामी अयंगर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 6-7 लोग और थे इनके साथ में। ठीक है, चलिए अब यहां तक हो गया। सो ये चीज यहां तक समझ में आई? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, यस। सर कमिटी का फंक्शन को बता देने से दिखता, नाम तो मिल जाता है ना बुक में। अच्छा, कमेटी का फंक्शन। तो देखिए, जो यूनियन पावर कमेटी थी, तो मींस कि यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होंगे वो जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव हम पार्ट में पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, मींस यूनियन गवर्नमेंट के क्या क्या पावर है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, वो कैसे फंक्शन करेंगे, वो यूनियन पावर कमेटी। ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था ना, स्टेट गवर्नमेंट का डिस्कस करेंगे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट का पोर्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ड्राफ्टिंग कमेटी का तो काम समझ रहे हैं, सब लोग अपना ड्राफ्ट लेके आएगा और वो लोग उसको कंपाइल करेंगे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, दैट इज द काम ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में, क्या है? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेके जो 35 तक जो फंडामेंटल राइट दी हुई है, तो वो एंटायर कमेटी ने फंडामेंटल राइट्स के इनपुट दिए। ये फंडामेंटल राइट्स में इसका काम है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, अब माइनर की भी मैं डिस्कस कर, नहीं एक और रह गया ना आपका, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर वाला। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो गोपीनाथ, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न जो ट्राइबल एरियाज हैं, असम और ये सब रीजन, इसके एडमिनिस्ट्रेशन या के बारे में लुक आफ्टर करेगी ये कमेटी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला ध्यान रखिए। अब जो माइनर कमेटी के काम बता रहे हैं, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। तो फाइनेंस, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? अराउंड 67 या 68 लाख कुछ रुपीस खर्चा आया। सर दूसरे लोग को ऑफ करने दीजिए ना माइक को। सर माइक ऑन करके रखा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है ये आदमी लोग का, ये स्टूडेंट लोग का। प्लीज एवरीवन माइक को ऑफ कर दीजिए। ऑन करके, सब ऑन करके रखा हुआ है, बहुत डिस्टर्ब, गग गग बग आवाज आ रहा है, आपका आवाज क्लियर नहीं हो दे रहा है ना, पूछने से सिर्फ रखना चाहिए। सर केवल आपका ऑन करके रख दीजिए, बाकी सब ऑफ कर दो। जो बोलना है वो टाइप करो ना। हाँ, यस प्लीज, ठीक है, जो बोलना है माइक को ऑफ कर दीजिए, नहीं तो मान लीजिए जो लोग, ठीक है, जो बोलना है तो वो आप माइक को ऐड कर दीजिए। ठीक है, माइक को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, बाकी जैसे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसीजर होगा तो उसमें क्या क्या फाइनेंस है, कितना खर्चा होगा, ये फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी का काम है। ठीक है, क्रेडेंशियल कमेटी में क्या क्या किसकी क्वालिफिकेशंस है, क्या क्या साख है, वो क्रेडेंशियल कमेटी का काम था। ठीक है, हाउस कमेटी जैसे, मतलब हाउस कमेटी का काम कैसे है कि फंक्शनिंग ऑफ दी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब लोग बैठेंगे तो उसकी फंक्शनिंग कैसी होगी, द हाउस कमेटी का काम। ठीक है, और उसमें बिजनेस, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी में वही काम है। ठीक है, एक और कमेटी आप हाउस कमेटी और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी मींस फंक्शनिंग ऑफ दी, जो मेंबर्स बैठेंगे कैसे किस तरीके से फंक्शन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ये उसका काम है। एक और कमेटी में जो रह गया, बताना रह गया, भूल गया था, एक एडहॉक कमेटी थी ऑन नेशनल फ्लैग। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं बार मैंने कहीं देखा था, तो इसके चेयरमैन कौन थे, इनको भी याद कर लीजिए, एडहॉक कमेटी, बिकॉज जैसे फ्लैग एडहॉक कमेटी थी, परमानेंट कमेटी नहीं थी, तो एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग कैसा होगा, क्या इसका डिसाइड करने का इसका काम था। तो एडहॉक कमेटी को किसने डिसाइड किया है? एडहॉक कमेटी को, एडहॉक कमेटी का काम, एडहॉक कमेटी ऑफ द नेशनल फ्लैग का चेयरमैन कौन था? इसके चेयरमैन थे आपके
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आप इस बात को भी याद रखिएगा, एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, इसके चेयरमैन थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे की लेक्चर में। ठीक है, यस, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट ड्राफ्ट है, मैंने बताया ना पहला ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट बन के रेडी हुआ, फर्स्ट ड्राफ्ट बन के रेडी हुआ अराउंड नवंबर 1948। ठीक है, नवंबर 1948 को ड्राफ्ट बन के, ओरिजिनल नहीं, मतलब सब ड्राफ्ट बन के रेडी हुआ। इस ड्राफ्ट को पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा गया। ठीक है, कि पब्लिक लोग अपने अपने इनपुट दें, ओपिनियन दें, डिस्कशन करें। ठीक है, और फिर इसके बाद नवंबर में ही, आई थिंक 10 या 9 एग्जैक्टली डेट तो आई डोंट रिमेम्बर, बट इतना पूछता भी नहीं, 9-10 दिसंबर को ये ड्राफ्ट में डिस्कशन हुआ। आप समझो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस कितना अच्छा था, मतलब प्रॉपर डिस्कशन हुआ इस ड्राफ्ट में। अब ड्राफ्ट के डिस्कशन को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया गया। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक की इसमें पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, सब लोग ने बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से डिस्कशन किया। ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ, कि जिसमें कि अराउंड, फिर डिस्कशन में फिर सजेस्ट किया गया इतना, अराउंड 7000 प्लस अमेंडमेंट हुए उस टाइम की बात। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और फिर इसके बाद जब थर्ड रीडिंग के बाद 1949 को बनके कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल रेडी हुआ आपका 26 नवंबर 1949 को फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ एंड पूरे मेंबर्स ने साइन किया। ठीक है, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 को। सो ये था एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। अभी और आगे आते हैं। ठीक है, 46 से चले थे, 1949 को ये बनके रेडी हो गया। 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया। ठीक है, अब इस दिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें प्रिएम्बल थी, प्लस प्रिएम्बल के साथ 300, अगर पूछता है 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। क्या? 8 शेड्यूल थे। अभी जो भी आपको कुछ पूछना हो आप मैसेज में टाइप करिए। आप माइक लोग आप लोग वो कर देते हैं तो दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल बन के रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में यहां तक चीजें क्लियर हुआ? यहां तक चीजें क्लियर? यस टाइप कर दीजिए, यस टाइप कर दीजिए, यस। देखिए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यस तो ठीक है। और 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, और हाँ एक चीज और भूल रहा है, कितने पार्ट्स ओरिजिनल, अभी के डेट की बात नहीं कर रहा, अभी तो बहुत कुछ है। ओरिजिनल कितने पार्ट्स थे ऑल टुगेदर? हाँ 22 पार्ट्स थे। तो चीजें क्लियर? 22 पार्ट्स, यस वेरी गुड। 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, प्रीएम्बल, ये मिलके बना हमारा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डेट थी हमारा 26 नवंबर 1949 को। बट फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया या इनएक्ट किया, तो इस डेट को पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ। क्या हुआ? सिर्फ पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब इनफोर्स हुआ? 26 जनवरी 1950, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए रिपब्लिक डे। इस डेट को फुल कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स। ठीक है, चीजें क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब
वही चीजें हैं स्लाइड में भी वही मेंशन किया गया जो मैंने अभी तक आपको कराया। इट वाज इलेक्टेड इनडायरेक्ट इलेक्शन, बताया था ना मैंने, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, प्रोविंशियल इनडायरेक्ट, ये जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर लोग को इलेक्ट किया गया था इनडायरेक्ट इलेक्शन से। ठीक है, वहां से इलेक्ट होके आए थे ये कुछ फैक्चुअल डेटा इसको भी देख लीजिए। 292 मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट एंड अलोकेटेड मैक्सिमम 93 सीट्स, ये वहां की उस टाइम पे सीट थी। ठीक है, अब इसमें क्या थे, अब जो एक चीज और वहां पे जो मिस हुई थी, जिस सीट्स ऑफ द प्रोविंशियल वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 मेन कमिटीज। मुस्लिम मुस्लिम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर मुस्लिम थे जो रिजर्व सीट थी, कुछ सिख थे और बाकी जनरल हिंदू और उसमें सारे कोई आएंगे, उसके लिए वो किया गया, रिजर्वेशन किया गया था। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब देखिए ये थोड़ा सा मैं और पढ़ देता हूँ, बाकी वो चीजें वही जो है जो मैं आपको डिस्कस कर चुके। द मेथड ऑफ द सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन स्टेट वाज dominated by consolation as a result पार्टीशन का प्लान जो शुरू हुआ था, बिकॉज पाकिस्तान ने अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो इंडिया के साथ नहीं लगा था। ठीक है, इंडिया के साथ नहीं था, पाकिस्तान ने अपना सेपरेट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। and this is entire finally हम देखते हैं आउट ऑफ एक्चुअली 26 नवंबर 1949 को सिग्नेचर हुए और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पास हुआ। बट फुल कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ, फुल कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को, पूरा एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ। ठीक है, एंड दिस इज वही चीजें हैं, कुछ मैंने ये सब चीजें आपको पीपीटी दे देंगे, स्लाइड दे देंगे बाद में। सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट टेम्परेरी चेयरमैन। ठीक है, इनका डेट क्या था, मैंने इधर पे डेट नहीं मेंशन किया, इनको डेट है 9 दिसंबर 2000, वो सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 2000 नहीं, 1946। फिर परमानेंट जब आया तो दैट इज 11 दिसंबर 1946 को जो परमानेंट चेयरमैन या इलेक्ट किए गए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही चीजें लिखा है। ठीक है, वाइस चेयर। हाँ, एक बात और है वो जो वहां मिस किया था, बीएन राव। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता, हु इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, बीएन राव। ठीक है, बीएन राव को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे नियुक्त किया था। इनका भी नाम आप याद रखिएगा, बीएन राव वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, ये याद रहेगा, बीएन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। सो ये है कहानी। फिर ये कमिटीज है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवाइजरी कमिटी, तो ये उसमें भी दिया हुआ, बट वहां पे मैंने आपको जानबूझ के लिखा दिया कि आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, कुछ कुछ अब ये कुछ मेंस के टॉपिक हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वो जब हम मेंस में डिस्कस करेंगे तब मेंस के टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां पे चीजें। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक लेक्चर था। एंड इसके बाद अगर आपको दिस इज फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अगर अभी किसी का छूटता है, ये लेक्चर छूटता है, तो दिस विल बी अवेलेबल एज ऑनलाइन। ठीक है, आप लोग हम लोग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू भी कराने की कोशिश करेंगे, कि बिकॉज हम लोग चीजें तो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं बट एमसीक्यू बिल्कुल नहीं सॉल्व करते, तो वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। तो ठीक है, बाय दिस आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। अगर इसके बाद भी अगर कोई किसी को डाउट हो तो मेरे से बाद में मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप पर्सनल भी चीजें क्लियर कर सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे डाउट है, तो बताइए। ठीक है, okay, so stop this meeting because my battery is about to dead. Okay, good night everyone. Good night, sir.